बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 सेक्शन सी स्टार्ट किया हुआ था और उसमें आज हमारा एक लास्ट लेक्चर है इस पे हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, नॉलेज 5.4। और इसमें जो हमारा SLO है जिसे हमने डिस्कवर करना है वो क्या है, जस्टिफाई मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड्स आपने बताने हैं, उनको जस्टिफाई करना है कि कैसे फ्रिक्शन इन मेथड से रिड्यूस हो जाती है। तो उसमें सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो फ्रिक्शन होती है क्या चीज है। फ्रिक्शन बेसिकली एक फोर्स है जो मोशन को हमेशा क्या करती है, अपोज करती है। आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश करते हो या मूव करवाते हो तो वहां पे जो सरफेस की रफनेस है, क्या है, सरफेस की रफनेस और उन ऑब्जेक्ट्स की एक दूसरे के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वजह से वहां पे एक अपोजिंग एबिलिटी आ जाती है, अपोजिशन जनरेट हो जाती है। उस अपोजिशन को आप क्या नाम देते हो, फ्रिक्शन कहते हो। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये जो फ्रिक्शन है इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं। फायदे कौन से हैं? ये जो हम चलते हैं, रोड के ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब ये किसकी वजह से चल रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं। दौड़ते हैं, फ्रिक्शन की वजह से भागते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, किसकी वजह से है। इवन जो पेंसिल आप चलाते हो पेज के ऊपर, वो भी किसकी वजह से है। अगर वो बॉल पॉइंट और पेपर के बिटवीन फ्रिक्शन ना हो तो कभी भी वहां पे लिखा नहीं जा सकता। तो ये फ्रिक्शन के फायदे हैं। ठीक हो गया। इवन जो आपकी गाड़ियों की ब्रेक्स होती हैं, जब गाड़ी को कहीं पे रोकना पड़ता है तो वो किसके थ्रू करते हैं, वो जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो व्हील के साथ कांटेक्ट में आते हैं और व्हील्स को रोकते हैं। तो वहां पे फ्रिक्शन वर्क करती है। कौन वर्क करता है बेटा, फ्रिक्शन वर्क करता है। खैर ये तो फायदे हो गए, इसके नुकसानात भी हैं। आप जानते हो कि जहां भी फ्रिक्शन आएगी उसकी वजह से मोशन को एक अपोजिशन मिलती है और इस अपोजिशन की वजह से हमें ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ती है। वैसे भी आपको पता है कि जब सरफेस स्लाइड करती हैं तो वहां पे जो इरेगुलरिटीज हैं उनके एक दूसरे के ऊपर मूव करने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी को समझते हो, कभी काइनेटिक एनर्जी का वर्ड सुना है आप लोगों ने। मोशन की वजह से जो एनर्जी उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी जब एटम्स की बढ़ जाती है तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट को हम क्या लेते हैं, एक लॉस के तौर पर लेते हैं। तो एनर्जी का लॉस होता है। वहां पे आप ये कह लो कि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी डिसिपेट हो रही है। क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, जाया हो रही है, खर्च हो रही है। तो अब ये जहां पे फ्रिक्शन नुकसान, इसके अलावा और भी हैं, इससे चीजें टूट फूट भी जाती हैं। हमारे जो जूतों के सोल हैं ये भी क्या होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से टूट जाती है। जो मशीनरी के पार्ट्स आपस में रगड़ रहे होते हैं, घिस रहे होते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, मशीनरी की भी एक लाइफ होती है। एक खास लाइफ के बाद आपको मशीनरी के पार्ट्स को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदेह भी है। तो जहां पे ये नुकसानदेह है वहां पे कोशिश की जाती है कि इस फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जाए। क्या किया जाए, फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जाए, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए। तो हमने यहां पे अब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के हवाले से डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहला मेथड जो यहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का है वो है लुब्रिकेशन। क्या है, लुब्रिकेशन। यहां पे आप देख रहे हो कि ये मैंने लिखा हुआ है लुब्रिकेशन। ठीक हो गया बेटा। असल में जब दो सरफेस आपस में स्लाइड करती हैं तो सरफेस की रफनेस की वजह से वहां पे एनर्जी का लॉस होता है। वही बेसिकली वहां पे फ्रिक्शन का काज है। तो हम अगर वहां पे एक ऑयल की लेयर लगा दें तो जब ऑयल की लेयर सरफेस के दरमियान आ जाएगी तो उनका जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब इरेगुलरिटीज का जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है वो खत्म हो जाएगा तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। तो लुब्रिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। और लुब्रिकेशन के डिफरेंट मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, ऑयल इस्तेमाल होता है, ग्रीज इस्तेमाल होती है, या ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट होता है इसकी सरफेस बड़ी स्मूथ होती है, बड़ी स्लिपरी होती है।
स्लिपरी का मतलब वहां पे क्या है, स्मूथनेस है, इरेगुलरिटीज कम है, फ्रिक्शन कम है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, ये यहां पे लुब्रिकेशन के हवाले से बताया है कि मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को ये मोबिल ऑयल जो है वो दिया जाता है ताकि ये पार्ट्स इजीली यहां पे मूव कर सकें और एनर्जी का लॉस कम से कम हो। इसके अलावा बॉल बेरिंग भी यूज करते हैं। देखो, दो सरफेस डायरेक्टली अगर आप एक दूसरे के ऊपर रब करोगे तो वहां पे कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। कॉन्टैक्ट एरिया आपस में ज्यादा आ रहा है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप जानते हो ज्यादा होती है। अगर हम उन्हीं सरफेस के दरमियान छोटे छोटे बॉल रख दें, मेटल के, स्टील के बॉल रख दें, तो अब जब वो एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करेगी तो वो बॉल क्या करेंगे, वहां पे रोलिंग क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, रोलिंग। तो वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो गई, रोलिंग फ्रिक्शन में। और आप जानते हो कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, कम होती है। तो आप बॉल बेरिंग इस्तेमाल करते हुए स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी आप ये कह सकते हो फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हो। तो बहुत सारी मशीनरी के जो पार्ट्स हैं वहां पे ये स्टील के बॉल जो इस्तेमाल किए जाते हैं, बात समझे, जिसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट एरिया है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट एरिया को रिड्यूस करके हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा ये भी आपने पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिया। इसके बाद ये बॉल बेरिंग आप जो खेलने वाले होते हैं, वो जो स्केटिंग करते हैं, उसके बॉल नीचे क्या, ये भी इसके अंदर भी बॉल बेरिंग है, ठीक है। गाड़ियों के अंदर भी बॉल बेरिंग होते हैं, व्हील्स के अंदर बॉल बेरिंग है, इजीली मूव करती हैं वो। तो ये बॉल बेरिंग का बहुत ज्यादा हमें फायदा है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट एक और मेथड है पॉलिशिंग। चीजों को पॉलिश करके भी हम स्मूथ कर लेते हैं, और स्मूथ करने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। बल्कि ये हमारे पास जो मशीन के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, उसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंडिंग से क्या होगा, स्मूथनेस हो जाएगी। फिर इसकी पॉलिशिंग भी कर लेते हैं, इसके ऊपर खास मटेरियल की कोटिंग करते हैं ताकि वो जो वहां पे इरेगुलरिटीज है वो फिलअप हो जाए। क्या हो जाए, फिलअप हो जाए, और वहां पे जो सरफेस है वो बिल्कुल क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए। तो पॉलिशिंग के थ्रू भी फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है स्ट्रीम लाइनिंग। ये गाड़ियों के अंदर होता है, हवा की जो फ्रिक्शन है जिसे आप क्या कहते हो, एयर फ्रिक्शन। तो अगर ऐसी जो रेसिंग गाड़ियां होती हैं या जो बाइक्स होती हैं, वहां पे वो ज्यादा हाई स्पीड से जाना होता है, और आप जानते हो जितनी ज्यादा स्पीड के साथ आप यहां पे मूव करोगे एयर के अंदर, तो एयर उतनी ज्यादा मोशन को अपोज कर रही होती, एयर मोशन को क्या कर रही होती है, उतनी ज्यादा अपोज कर रही होती है। तो फिर क्यों अपोज करती है, कि वो जो फेसिंग एरिया है उस ऑब्जेक्ट का जो एयर के अंदर मूव कर रहा है, वो फेसिंग एरिया के ऊपर आके एयर टकराती है, जिसकी वजह से मोशन अपोज हो रही होती है। और अगर बाइक्स और व्हीकल्स का डिजाइन ऐसे बना दिया जाए कि जो फेसिंग एरिया है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। जब फेसिंग एरिया मिनिमाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली एयर कम क्लियर करेगी और मोशन को कम अपोज करेगी। अच्छा, ये वाला जो डिजाइन होता है ना, जिसमें खास उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ बना ली जाती हैं, खास शेप दी जाती है ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए, इसे स्ट्रीमलाइन डिजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन। ये जो एयरक्राफ्ट है इतनी हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं, इनका डिजाइन भी कौन सा होता है, स्ट्रीमलाइन। जो रेसिंग कार्स हैं ये जैसे यहां पे बनी हुई हैं, इनके डिजाइन भी क्या होते हैं, स्ट्रीमलाइन डिजाइन होते हैं। तो स्ट्रीमलाइन डिजाइन के थ्रू आप एयर फ्रिक्शन को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे एक और बताओ कि प्रॉपर मटेरियल इस्तेमाल करके अगर मैं रबर को एक कंक्रीट के ऊपर रब करूं, क्या रबर आसानी से कंक्रीट सरफेस के ऊपर मूव कर जाएगी, नहीं, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगी। तो इसका मतलब रबर को कंक्रीट के ऊपर मूव करवाना मुश्किल है। तो ये भी एक, अगर आप मटेरियल की प्रॉपर सिलेक्शन कर लो तो तब भी वहां पे क्या होती है, फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाती है। जैसे अगर आप एक मेटल को आइस के ऊपर, किसके ऊपर, आइस के ऊपर चलाना चाहो तो मेटल इजीली मूव करती है, बड़ी आसानी से मूव कर जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे उनके बिटवीन फ्रिक्शन कम है। तो यही वजह है कि नॉर्मली जो आइस स्केटर होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल की स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आइस के ऊपर बड़ी तेजी के साथ स्लाइड करें, मूव करें, फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाती है। इसके अलावा एक और तरीका भी है, मैंने आपको बताया था जो फ्रिक्शन है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, जरा बताओ। नहीं, ये मैंने बताया था कि दो मेजर चीजें बताओ जो मैंने बताई हुई आपको।
एक रफनेस ऑफ द सरफेस, जो सरफेस इन कॉन्टेक्ट है उनकी नेचर, और दूसरा उनका वेट। एक के ऊपर जब दूसरे को रखेंगे तो वेट बढ़ेगा, नॉर्मल फोर्स बढ़ेगी, नॉर्मल फोर्स बढ़ेगी तो वहां पे फ्रिक्शन भी बढ़ेगी। ऐसे ही है। तो अगर हम चीजों को हल्का बना लें, क्या कर लें, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दो सरफेस की एक दूसरे के ऊपर फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, कॉन्टैक्ट रिड्यूस हो जाएगा, प्रेसिंग कम हो जाएगी। तो प्रेसिंग कम होने की वजह से फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी। यही वजह है कि ज्यादातर व्हीकल्स को लाइटर बनाया जाता है। तो लाइटर व्हीकल जो है वो ज्यादा हाई स्पीड से ट्रेवल कर लेती है, उनकी स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि उनको कम फ्रिक्शन फेस करना पड़ती है। तो इस तरह से आप वेट को रिड्यूस करके भी फ्रिक्शन को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये डिफरेंट मेथड्स आपने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के पड़े। तो ये हमारा जो एसएलओ था, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, उसको हमने कंप्लीट किया। बाकी डियर स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।